अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज समी अलाउद्दीन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। हम इसका एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। एक लेक्चर हो चुका है हमारा, उसमें हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है रेडियो एक्टिविटी और जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल एंड जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल लिया था। इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। यानी हमें ये मालूम नहीं था जिस वक्त ये रेडिएशंस डिस्कवर हुए थे कि जो पार्टिकल्स इमिट करते हैं एटम्स, वो उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, राइट। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर जे थॉम्सन ने काम किया। जे थॉम्सन मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया है कि वो एक बहुत अच्छे और बड़े साइंटिस्ट है जिसने खुद भी साइंटिस्ट के तौर पर काम किया है। वो एक प्रोफेसर भी थे, ठीक है, और उसने बहुत सारे साइंटिस्ट को भी बनाया है, ठीक है। 7 से 8 के करीब उन्होंने साइंटिस्ट बनाए हैं। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है टू द फील्ड ऑफ साइंस। तो आज हम देखेंगे सॉरी कि जो थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल है वो कैसा था, और फिर उसके शागिर्द यानी रदरफोर्ड ने जो मॉडल लिया और वो कैसा था, ठीक है। तो चलिए हम रेडियो एक्टिविटी का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। रेडियो एक्टिविटी ये क्या होता है? फ्रॉम द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियस का जमा है, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। राइट, जाहिर सी बात है जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये इमिट करता है तो वो अपनी न्यूक्लियस में से इसको इमिट करेगा। तो ये डेफिनेशन है कि द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, राइट। अब यहाँ पे एक वर्ड है स्पॉन्टेनियस, यानी वो खुद ब खुद होता है, ठीक है। और एक और इसमें एक स्पेशल बात है कि ये रैंडमली होता है, ठीक है। मैं 2 पॉइंट लिखूंगा, है स्पॉन्टेनियस, दूसरा है रैंडम, ठीक है। यानी ये जो एमिशन है वो स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होता है। खुद ब खुद होने से मुराद ये है कि हम कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं करेंगे कि ये रेडिएशन इमिट करें, ठीक है। जिस तरह हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स देते हैं तब वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह केमिकल रिएक्शन में है। हमें एक्सटर्नल सोर्स यानी बाहर से हम एटम को एनर्जी नहीं देंगे, हीट अप नहीं करेंगे कि हीट अप करने से वो रेडिएशंस को इमिट करे। भाई उसको इमिट करो, हीट एनर्जी दो या मत दो, तो ये क्या करता है, ये स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद रेडिएशंस को इमिट करता है। खुद ब खुद होने से मुराद ये है कि हम एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक। फिर से सुन ले, खुद ब खुद होने से मुराद ये है कि हम एटम को गर्म नहीं करेंगे, यानी बाहर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे कि वो इन रेडिएशंस को इमिट करे। हम बाहर से एनर्जी एटम्स को दे या ना दे, ये रेडिएशंस को इमिट करता है। कौन करता है? रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात रैंडम, यानी ये रैंडमली होता है। ये जो एमिशन ऑफ रेडिएशंस होता है ये रैंडमली होता है। रैंडमली से मुराद ये है कि ये किसी भी वक्त हो सकता है, ठीक है। सपोज अगर हमारे सामने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़ा हुआ है, हमें नहीं मालूम है कि किस वक्त ये रेडिएशंस को इमिट करेगा या इसका कौन सा एटम जो है वो रेडिएशंस को इमिट करता है, ठीक है, हमें मालूम नहीं है। वो किसी भी वक्त हो सकता है, इसको कहते हैं रैंडमली। यानी ये नहीं है कि 2 दिन गुजरने के बाद ये जो सैंपल हमारे पास पड़ा हुआ है रेडियोएक्टिव एलिमेंट का वो रेडिएशंस को इमिट करेगा, या 3 दिन के बाद। भाई ये किसी भी वक्त हो सकता है, 1 सेकेंड के बाद भी हो सकता है और 10 साल के बाद भी हो सकता है।
तो ये जो प्रोसेस है रेडियोएक्टिविटी का, जो रेडिएशन इमिट होता है इसमें, वो स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ब खुद होता है। इन बाहर से आप एनर्जी दो या मत दो, ये केमिकल, ये जो रिएक्शन है ये हो जाएगा। और ये जो रैंडम का वर्ड है, इसका मतलब ये है कि ये जो इमिशन ऑफ रेडिएशंस है ये किसी भी वक्त हो सकता है। इसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं है कि भाई 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद। ये मैंने बताया कि भाई 1 मिनट के बाद भी हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है, 100 साल के बाद भी हो सकता है। तो ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिविटी में। यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होंगे जिसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी आसान है। किसी बुक में आप देखोगे कि भाई जो स्पॉन्टेनियस इमिशन लिखा होगा, या किसी बुक में लिखा होगा इसके डेफिनेशन में स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, और किसी बुक में लिखा होगा कि डीके प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो जो डीके है, ब्रेकडाउन है, डिसइंटीग्रेशन है, इन सब का मतलब होता है रेडिएशंस को इमिट करना, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस का, रेडियोएक्टिव एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है वो जब रेडिएशंस को इमिट करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, या ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं, या आप इसको डीके का प्रोसेस भी कह सकते हैं, राइट। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन लिखा हो या ब्रेकडाउन लिखा हो, तो आप लोगों ने इसका मतलब क्या समझना है कि रेडिएशंस का इमिट होना, ठीक है। रेडिएशंस, ठीक है, कि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है वो जब रेडिएशंस को इमिट करता है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डीके प्रोसेस, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस या ब्रेकडाउन, राइट। इसको ब्रेकडाउन क्यों कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन या डीके क्यों कहते हैं, ये हम समझने वाले हैं हमारे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो रेडियोएक्टिविटी का एक छोटा सा डेफिनेशन आप लोगों को हमने दिया है कि द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडियोएक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी जिस वक्त डिस्कवर हुआ था तो वहाँ पे हमें एटम का जो मॉडल था वो मालूम नहीं था, यानी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आजकल तो बड़ा आसान हो गया है, एक चौथी जमात का बच्चा या छठी जमात का बच्चा भी ये जानता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। लेकिन उस वक्त ये मालूम नहीं था, इसी चीज़ की खोज हो रही थी। जो 19वीं सेंचुरी है इसमें बहुत सारे डिस्कवरीज हुए हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई जो जे थॉमसन था उसने एटम का एक मॉडल लिया, वो कैसा था, और जो रदरफोर्ड ने दिया वो कैसा था, और फिर हम देखेंगे कि जो रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं वो न्यूक्लियस से होंगे और उनका नेचर क्या है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जे थॉमसन का मॉडल देखते हैं। ठीक है, उस वक्त हम ये तो जानते थे कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी एटम बहुत छोटा ज़र्रा है जिसको हम तकसीम मज़ीद ना कर सके, ऐसे ज़र्रे को हम लोगों ने एटम का नाम दिया था। लेकिन एटम बना किस तरह है ये हमें मालूम नहीं था, ठीक है। जो बहुत पहले के साइंटिस्ट थे जिसमें डेमोक्रिटस भी था, वो एक फिलासफर भी था, तो उन्होंने कहा था कि ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, बस इतना बताया था, ठीक है, कि अगर हम किसी मैटर के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर ले कि एक ऐसा छोटा सा ज़र्रा बच जाए जिसको मज़ीद तकसीम ना कर सके, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन एटम के अंदर भी पार्टिकल होते हैं या एटम किस तरीके से बना हुआ है ये किसी को मालूम नहीं था। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे ये नतीजा निकाला कि एटम किस तरीके से बना है, ठीक। यानी उसने कहा कि जो एटम होता है वो असल में उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, ठीक है, एक तरतीब में फैले हुए हैं, ठीक है, एक स्फेयर की शक्ल में। स्फेयर आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, फुटबॉल की तरह की शक्ल को हम लोग स्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो जो कैंचे बच्चे खेलते हैं वो भी एक स्फेयर होता है, कैंचे तो सबने खेले होंगे, ठीक है।
तो वो जो छोटा सा स्फीयर है उस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, स्प्रेड हुए हैं, फैले हुए हैं, ठीक है, एक ख़ास तरतीब में। और उसके अलावा जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो उस एटम के अंदर ऐसे रख दिए गए हैं, ठीक है। जिस तरह एक केक बनाया जाता है, आप सब ने देखा होगा, केक के अंदर कुछ इस तरह के बर्फ़ी वगैरह लेते हैं, वो उसमें इस तरह रखते हैं, जो बाहर से नज़र आते हैं उसमें डब्बो लेते हैं, ठीक है। तो वो उस तरह का मॉडल उसने बताया कि भाई एक केक की तरह का मॉडल है, एक मिठाई की तरह का मॉडल है या लड्डू होता है, उसमें जब हम कुछ पार्टिकल रखते हैं ग्रीन या ब्राउन कलर के, तो फिर वो इस तरह के मॉडल को उसने कहा कि जो एटम का मॉडल है ऐसा बना हुआ है, राइट। उस मॉडल को उसने नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। जो जे थॉमसन था उसने कहा कि जो एटम का मॉडल है असल में वो प्लम मॉडल है। देखो ये वर्ड आप लोगों के लिए कुछ अजीब लगेगा कि भाई प्लम पुडिंग क्या होता है, इसमें घबराना नहीं है। उनके मुल्क में जिसमें जे थॉमसन रहता था वहाँ पे एक किस्म की मिठाई होती थी, आप एक लड्डू समझे, ठीक है। वो कैसे बनाया जाता था, वो एक गोल फुटबॉल की शक्ल का छोटा सा लड्डू बनाया जाता था और उसके ऊपर कुछ पार्टिकल रखे जाते थे मज़ीद स्वीट्स के, उसमें डब्बो दिए जाते थे, ठीक है, तो बाहर से नज़र आते थे। तो उसको प्लम पुडिंग कहा, ठीक है, कि जो प्लम है उसको पुट करेंगे लड्डू के ऊपर। तो वो जो लड्डू था उसने कहा कि जो एटम है वो इसके मुशाबियत का है, यानी एटम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल चारों तरफ फैले हुए हैं, ठीक है, पूरे स्फीयर पर, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उस पर ऐसे ऊपर की तरफ रखे गए हैं, ठीक है, पुट किए गए हैं। तो उसने कहा कि जो एटम का मॉडल है प्लम पुडिंग मॉडल है, यानी उस मिठाई की तरह है, ठीक है, लड्डू की तरह है। तो यहाँ पे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा कि भाई ये जो सपोज ये एक एटम है, एटम बहुत छोटा होता है, मैं आप लोगों को समझाने की खातिर कर रहा हूँ। यहाँ बोर्ड पर आपको ये एक सर्कल नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है जिस तरह आप लोगों ने फिगर में देखा है, उसी तरह का है, यानी एक फुटबॉल की तरह है, एक लड्डू की तरह है, ठीक है, स्फीयर होता है। तो उसने कहा कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ये इसमें ऐसे फैले हुए होते हैं, ठीक है, किसमें, इस गोल यानी स्फीयर की शक्ल का एक गोला बना हुआ है, उस पर ये पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से फैले हुए हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं इसके ऊपर ऐसे पुट किए गए हैं। जिस तरह एक लड्डू बनाया जाता है उसमें कुछ सुर्ख और ग्रीन कलर के छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे उसमें डबो दिए जाते हैं जो बाहर से नज़र आते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि ये जो मॉडल है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, पॉजिटिव चार्जेस फैले हुए हैं और बीच बीच में नेगेटिव चार्जेस को पुट किया गया है। तो जे थॉमसन ने हमें एटम का ये मॉडल दिया कि भाई एटम कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक। देखिए आजकल तो आप जानते हैं कि नहीं भाई, एटम का एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड शेल्स होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन मौजूद हैं, प्रोटॉन मौजूद हैं, ठीक। ये सारी बातें उस वक्त मालूम नहीं थी, तो इसलिए जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए और उससे ये नतीजा निकाला कि भाई ऐसा मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया, राइट। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, यानी कुछ नुक्स थे इस मॉडल में ये नुक्स थे कि ये बता नहीं सकता था, ठीक है, राइट। पहला वो क्या था, पहला ये था कि ये मॉडल हमें ये नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि जो रेस इसमें से हम पास करते हैं, एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब हम इसको कुछ रेस के सामने लाते हैं, कुछ रेस इससे पास करते हैं, तो वो रेस इसमें से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, यानी इस एटम के अंदर बहुत ज़्यादा खाली जगह है, वो बता नहीं सकता था। जब इस पर पार्टिकल पड़ते थे इस एटम पर, तो फिर वो कुछ पार्टिकल स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाते थे, ठीक है, और कुछ पार्टिकल पास हो जाते थे,
ऐसा क्यों है, ऐसा वो नहीं बता सका। यानी जब यहाँ से कुछ रेस को स्ट्राइक किया गया तो रेस ऐसे निकल गए, बहुत सारे रेस इस एटम में से निकल गए, कुछ रेस ऐसे स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो गए, ठीक है। ऐसे जे थॉमसन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि जो पार्टिकल, जो रेस यहाँ इस एटम के ऊपर गिराए गए हैं, ज़्यादातर उसमें से पास हो गए हैं और कुछ जो है वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए हैं, ठीक है। वो ये नहीं बता सकता था, तो यही तो इसकी लिमिटेशन थी, ठीक है। तो पहला क्या था, एटम, यानी एटम में से ज़्यादातर रेज क्यों पास हो गए, ठीक है, क्या वजह थी। दूसरा, ये जे थॉमसन के मॉडल में नुक्स थे, ठीक है, वो सवालों का जवाब नहीं दे सकता था, ठीक है। तो जब लोगों ने सवाल उठाए कि भाई ठीक है आपने ये मॉडल दिया, लेकिन इस मॉडल में आप हमें ये बताएं कि जब हम रेस को इस पर छोड़ते हैं तो रेस जो है इसमें से पास हो जाते हैं, कुछ जो है इसमें से ऐसे बाउंस बैक हो जाते हैं, ऐसा क्यों था ये हमें नहीं बता सकते थे, ठीक है। इसका जवाब किसने दिया, इसका जवाब रदरफोर्ड ने दिया है, ठीक है। सॉरी, हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल लिया वो आज तक चलता आ रहा है, ठीक है, और वो सही भी था, उसने इन सारे सवालों को कवर किया है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल कैसा था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट में उसने कुछ सामान लिया, ठीक है, उनमें क्या क्या चीज इक्विपमेंट्स या सामान लिए थे, अपरेटस लिए थे। रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, लेड ब्लॉक था जिसमें रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा गया, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लिया, ठीक। तो ये सारा चीज़ें लेकर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट से फिर उसने ये बताया कि एटम का जो मॉडल है या वो किस तरीके से बना हुआ है, वो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो चलिए समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। ये एक लेड ब्लॉक लेते हैं, मैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे फ्लोरेसेंट स्क्रीन था ये हमारा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ रखा उन्होंने, गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल। यहाँ पे उसने गोल्ड फॉइल को रखा, ठीक, और इधर से एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक में सोर्स रखा, रेडियो एक्टिव सोर्स था। तो यहाँ से रेज इमिट हो गए ऐसे। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सामान है जिसमें रेडियो एक्टिव सोर्स है, लेड ब्लॉक में रखा गया है। लेड ब्लॉक में क्यों रखते हैं, ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। लेड ब्लॉक में से ये जो रेडिएशंस है वो पास नहीं हो सकते हैं, इसलिए लेड ब्लॉक को लिया। और अल्फा पार्टिकल यहाँ से लिया है, सिर्फ अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और फ्लोरेसेंट स्क्रीन इसलिए इस्तेमाल किया है कि जब ये पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ वो ग्लो करेगा, ठीक है, यानी चमक देगा में, राइट। दिस इज फ्लोरेसेंट स्क्रीन, तो वो ग्लो करेगा, तो इससे हमें पता चलेगा कितना ग्लो हुआ है और कितने पार्टिकल इसमें से पास हो चुके हैं, ठीक। और सबसे स्पेशल के गोल्ड फॉइल, यानी सोने का बना हुआ एक वर्क है, जिस तरह कॉपी का एक सफ़ा होता है, इस तरह का गोल्ड से बना हुआ एक वर्क लिया, सफ़ा लिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड तो बहुत महंगा है भाई, गोल्ड का क्यों इस्तेमाल किया। गोल्ड को इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि गोल्ड को हम जितना चाहे बारीक कर सकते हैं, यानी बाकी मटेरियल की निस्बत गोल्ड को सबसे ज़्यादा हम बारीक बना सकते हैं, ठीक है।
यानी एक मोटी सी अगर एक लेयर है उसको ब्रेक करते करते बहुत ही ज़्यादा बारीक हम बना सकते हैं, बारीक पेज बना सकते हैं। इसका मिसाल यूँ आप समझ सकते हैं कि आप कागज़ के पेपर को लो, ठीक है, जो कागज़ होता है उसका एक सफ़ा लो, उसको बारीक करने की कोशिश करो, ठीक है, तो वो फट जाएगा, ठीक है, बारीक नहीं होगा। गोल्ड में ये प्रॉपर्टी है कि जब आप उसको जितना बारीक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बारीक कर सकते हैं। ज़्यादा बारीक किस लिए किया? ताकि रेडिएशंस यानी इसका एक्सपेरिमेंट सही चल सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेडिएशंस आ रही थी उसने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा, यानी रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन की कि बहुत सारे रेज इस गोल्ड फॉइल में से पास हो गए, जिनका ग्लो इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर उसको नज़र आ रहा था। कुछ उसने देखा कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ ग्लो करते हैं, ठीक, और कुछ जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए हैं, इधर ग्लो कर रहे थे, कुछ इधर ग्लो कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर क्या थे वो स्क्रीन पर ही ग्लो कर रहे थे, स्क्रीन के फ्रंट साइड पर, बिल्कुल इस सोर्स के सामने सामने, राइट। तो देखो इन पॉइंट से उसको पता चला कि ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, देखो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, बाउंस बैक हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी बाउंस बैक होते हैं, ऐसे रेडिएशंस बाउंस बैक हो गए हैं। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि ज़्यादा रेज पास हो गए। दूसरा ऑब्जर्वेशन, कुछ रेज स्मॉल एंगल से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन, कुछ रेज जो है वो बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, यानी बाउंस बैक हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए टोटल, राइट। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड की, ठीक है। और इसका फिर उसने जवाब भी दिया जो कि जे थॉमसन का मॉडल नहीं दे सकता था, ठीक है। तो हम उसको यहाँ लिखते हैं, ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल या रेज passed through gold foil, right। दूसरा, few alpha particles deflected through small angle, राइट। तीसरा, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक। यानी ये रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है। जिस वक्त उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या क्या देखा, उसने ये देखा कि ज़्यादातर जो वो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इस गोल्ड फॉइल में से पास हो गए, ठीक है। और कुछ पार्टिकल जो है वो स्मॉल एंगल से, यानी यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। कैसे पता चला? क्योंकि स्क्रीन पर ग्लो हो रहा था। बहुत ही कम पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक करके दोबारा रिफ्लेक्ट हो गए, बाउंस बैक हो गए हैं। ये रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस थे। अब उसका जवाब भी उसने दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीज़न, कि रदरफोर्ड ने रीज़न भी दिया। भाई क्या रीज़न दिया? ज़्यादातर रेज गोल्ड फॉइल में से क्यों पास हो गए? बिकॉज रीज़न के लिए यूज होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यानी जो एटम होता है वो ज़्यादातर खाली होता है, उसमें एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारे
जो रेस थे उसमें से पास हो गए, ठीक, ज़्यादा रेस पास हो गए। उसका रीज़न तो उसने ये लिखा कि मोस्ट ऑफ द रे द एटम इज एम्प्टी, यानी एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है एटम के अंदर। यहाँ पे क्या रीज़न दिया कि फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, यानी बहुत छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए हैं। ये ऐसा क्यों है? ऐसा ड्यू टू रिपल्जन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इससे उसने ये नतीजा अखज़ किया कि द रेज या अल्फा रेज रिपल्जन, राइट, कि डिफ्लेक्शन इसलिए हुआ कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल मौजूद है या एक एरिया मौजूद है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से उसको रिपेल करता है। तो यहाँ पे देखें, इधर अगर एटम का न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव रेज आ रहे हैं, ये इसको रिपेल करेंगे, तो इस जगह पर इसको रिपल्जन दरपेश होगा, ठीक है। इन रेस को रिपल्जन होगा, तो ये रेस ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं, ठीक है, इसका क्या रीज़न था? इसका रीज़न ये था कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली या हेवी पार्टिकल मौजूद है जो इसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक। सेंटर द रेज या अल्फा रेज, ठीक है, कि ये जो अल्फा पार्टिकल बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं वो उसका रीज़न ये है कि एटम के बीच में एक बहुत ही छोटा हेवी पार्टिकल मौजूद है जिससे वो टकरा कर वापस पलट गया है, ठीक है, ये रेस पलट गए हैं, ठीक है। तो जो सेंटर में है उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस का, ठीक है, यानी वो न्यूक्लियस की बात कर रहा है असल में, यानी जो सेंटर में पार्टिकल मौजूद हैं उस पार्टिकल को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। और उसने ये भी कहा कि ये जो सेंटर वाला पार्टिकल है ये असल में पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लें। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को थोड़ा रिवाइज करते हैं और उसके साथ अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। यानी हमने ये देखा इस टॉपिक में कि एटम का मॉडल एक तो जे थॉम्सन ने दिया था, राइट। तो जे थॉम्सन का जो एटॉमिक मॉडल था वो प्लम पुडिंग मॉडल था, वो भी आपको बता दिया कि क्या होता है। फिर उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने उन सब सवालों का जवाब दिया जो जे थॉम्सन के मॉडल पर उठे थे, राइट। तो उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस और उसके रीजंस यहाँ पे लिखे गए हैं, यानी कंक्लूजन्स। पहला क्या था कि ज़्यादा रेज कोल्ड फॉइल में से क्यों पास होते हैं? क्योंकि एटम के अंदर ज़्यादा खाली स्पेस होता है। कुछ रेज स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट क्यों होते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, यानी एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है एटम के सेंटर में, जो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको डिफ्लेक्ट करते हैं। फिर रेज क्यों बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं? उससे ये कंक्लूड किया गया कि भाई जो सेंटर है एटम का वो पॉजिटिवली तो चार्ज है, लेकिन वो एक गुच्छा बना हुआ है पॉजिटिवली चार्ज का, जिससे रेज टकराते हैं और बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे एटम का एक स्ट्रक्चर बना जो आजकल आप लोग जानते हो कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसने कहा कि एटम ऐसा होता है कि इधर एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और इसका ये ज़्यादातर हिस्सा जो है ये सारा एम्प्टी स्पेस है। देखो जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक, ये एम्प्टी स्पेस है पहले वाले में। ये देखिए एटम का जो ये वह सारा हिस्सा जो है वो एम्प्टी स्पेस होता है। सारा मास यहाँ पर एक्युमुलेट होता है, सारा मास यहाँ पे जमा है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक।
तो जो ज़्यादातर रेज आए वो यहाँ से ऐसे पास हो गए, ठीक, ऐसे स्मॉल एंगल से ये पॉजिटिवली चार्ज रेज आ रहे हैं, तो ये यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं स्मॉल एंगल से, ठीक, और जो ज़्यादातर रेज थे वो ऐसे पास हो गए। तो पास क्यों हो गए? क्योंकि एटम के अंदर ज़्यादा खाली स्पेस है। और स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट क्यों हो गए? क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव रेज आ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फील करेंगे। और बाउंस बैक क्यों हो गए? ये रेज जब ऐसे आए, स्ट्राइक किया, ऐसे बाउंस बैक हो गए, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस हैवी होता है, उसने इन पार्टिकल को बाउंस बैक किया, ठीक है। गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो हेवी होता है अल्फा पार्टिकल से, इसलिए वो उसने अल्फा पार्टिकल्स को बाउंस बैक किया, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन थे, जिससे आज जो हम एटम का मॉडल देखते हैं वो हमें पता चला, ठीक है। और आज हम जानते हैं कि एटम एक दरमियान में न्यूक्लियस रखता है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, ठीक है। और इसके अराउंड शेल्स होते हैं, शेल्स में नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये मॉडल हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।